फरेबी इश्क और इंतकाम, संजोग से बनी संगिनी, सीजन 2, एपिसोड नंबर 12। अब तक आपने पढ़ा। वेदांत खाना लेकर जब कमरे में आया तो उसने देखा शताक्षी बेहोश पड़ी है। आनन फानन में उसने सीधे अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उसे एक डॉक्टर को बुलवाने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने आकर शताक्षी को एग्जामिन किया तो वो हैरान थी, पर फिर कुछ समझाते हुए और कुछ समझते हुए उसने वेदांत को सब कुछ समझा दिया। आइए देखते हैं आखिर क्या अब वेदांत शताक्षी के लिए थोड़ा नरम दिल का होता है। चलिए जानते हैं अब आगे। डॉक्टर वहां से वेदांत को सब कुछ समझाकर जा चुकी थी। वहीं वेदांत ने डॉक्टर को अच्छे से समझा दिया था कि ये बातें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर को अपनी जान और अपनी जॉब दोनों ही प्यारी थी, इसलिए वो भी वेदांत की धमकी से डर चुकी थी। वहीं वेदांत का मैनेजर अशोक उस डॉक्टर को लेकर वहां से जा चुका था। डॉक्टर के जाते ही वेदांत बिस्तर पर बेहोशी की हालत में बेजान सी गुड़िया की तरह लेटी शताक्षी के पास आया। उसने शताक्षी को देखा तो उसके गाल के पास उसे सूजन महसूस हुई। उसके गोरे से गाल पर वेदांत के पांचों की पांचों उंगलियों के छाप साफ नजर आ रहे थे। वेदांत को यह देखकर एक पल के लिए थोड़ा सा गिल्ट हुआ। वो धीरे से उसके चेहरे के पास आया और उसने धीरे से दवाई लगानी शुरू कर दी, जो उसकी सूजन को और उसके उस निशान को काफ़ी हद तक कम कर देती। वेदांत ने खाने को किचन में रखवा दिया था। अशोक, जो कि वेदांत का मैनेजर होने के साथ साथ उसका एक पर्सनल असिस्टेंट भी था, उसी ने किचन में सारा काम संभाला। अशोक वेदांत के साथ वहीं रहने वाला था, लेकिन वेदांत ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि एक बार शताक्षी को होश आ जाए तो वो उसके लिए खाना लेकर आ जाना, उसके बाद वो घर जा सकता है। अशोक भी जानता था कि वेदांत से कुछ भी पूछने का मतलब है शेर की गुफा में हाथ डालना, इसलिए उसने चुपचाप वेदांत की बातों को मान लिया। लगभग आधे घंटे बाद शताक्षी को होश आया तो उसे अपना सर कुछ भारी भारी सा लगा। वो धीरे से उठी तो वेदांत, जो कि उसके बगल में बैठा था, वो अचानक से हड़बड़ाकर चुस्ती के साथ बैठ गया। उसने शताक्षी को धीरे से उठाया और उसकी ओर देखते हुए कहा। वेदांत बोला, अरे स्वीट हार्ट, को ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं हो गई है तुम? डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हारी बॉडी मेरे प्यार को झेल नहीं पा रही है। शताक्षी ने कुछ नहीं कहा। वेदांत ने शताक्षी की चुप्पी देखी तो फिर बोला। वेदांत बोला, कुछ तो कहो जाने मन, जानती हो ना मुझे तुम्हारी चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शताक्षी बोली, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। वेदांत बोला, ठीक है मत करो बात, पर खाना तो खा लो, उसके बाद दवाई खानी है। शताक्षी बोली, मुझे कुछ नहीं खाना। वेदांत बोला, पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि खाना पड़ेगा इसे। चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती खाना ठूसना भी आता है। देखो, मुझे ना ज़बरदस्ती करने में कोई मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आपसी सहमति के साथ हो। तो चलो चुपचाप खाना खा लो और अच्छे बच्चों की तरह। पक्का प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूँगा। शताक्षी ने उसकी ओर घूर कर देखा तो वेदांत, जिसने खाना अशोक से मंगवा लिया था, वो खाना आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा नॉक किया तो वेदांत दरवाजे के पास खड़े अशोक से खाना लेकर उसकी ओर देखते हुए बोला। वेदांत बोला, अब तुम जा सकते हो, बाकी यहाँ सब कुछ मैं देख लूँगा। वेदांत की बात सुन अशोक बोला, ठीक है सर, मैं यहाँ से चलता हूँ। वेदांत ने अशोक को जाने का कह दिया था। वो शताक्षी के पास आया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला। वेदांत बोला, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो। वेदांत ने खाना प्लेट में लगाया और वो खाना लेकर शताक्षी के पास आया। शताक्षी झगड़ा नहीं करना चाहती थी, भूख तो उसे लगी ही थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो खाना खाने में लग गई। वेदांत ने भी खाना खाया क्योंकि भूख तो उसे भी लगी हुई थी और खाना उसने भी नहीं खाया हुआ था। खाना खाने के बाद वेदांत बर्तन लेकर किचन में चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ वेदांत किचन में शताक्षी की हालत के बारे में ही सोच रहा था। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। वेदांत ने वहाँ किचन साफ किया और बर्तन साफ करके कमरे में आया तो उसने देखा शताक्षी अपने फ़ोन पर कुछ देख रही है। वेदांत जब किचन से कमरे में आया तो उसने देखा शताक्षी अपने फ़ोन पर लगी हुई है। उसे यूँ फ़ोन पर लगा देख वेदांत उसकी तरफ आते हुए बोला। वेदांत बोला, क्या बात है, कहीं पुलिस तो नहीं बुला रही हो फ़ोन करके? शताक्षी बोली, नहीं, तुम्हारे नाम की सुपारी दे रही हूँ किसी को। वेदांत बोला, तो सुपारी तो मैं भी दे सकता हूँ, समृद्धि राणा की। जैसे ही शताक्षी ने समृद्धि का नाम सुना तो वो गुस्से से वेदांत को घूरने लगी। शताक्षी बोली, तुम फिर मेरी बहन को बीच में ले आए। वेदांत बोला, तुम भी तो मेरी मर्डर प्लानिंग करने पर लग गई जाने मन। क्यों क्यों मुझे इस दुनिया से उठा रही हो? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चों का बाप इस दुनिया में रहे? क्यों उन्हें बिन बाप का औलाद बनाने पर तुली हुई हो? शताक्षी बोली, तुम्हारे बच्चे पैदा करने से बढ़िया है कि मैं बे औलाद रहूं सारी उम्र, पर तुम जैसा दूसरा वेदांत में इस दुनिया में लेकर इस दुनिया पर जुल्म नहीं कर सकती। वेदांत बोला, ऐसी गलती भी मत करना जाने मन। अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पता है ना तुम्हें? और हाँ, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरा जैसा बने। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मैं बदला लेना कभी नहीं भूलता।
परिवार के लिए जान दे देता हूँ और जान ले भी लेता हूँ। मुझे तो गर्व होगा कि मेरी औलाद मेरे जैसी होगी, पर हाँ, तुम पर गई तो कहीं छुई मुई ना हो जाए जो मेरे थोड़े से प्यार को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गई। पता है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ दिन कंट्रोल करूँ। अब उन्हें कैसे बताता कि मैं अपनी जान को देखकर 1 मिनट कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ? तो कुछ दिन कैसे कंट्रोल करूँगा? शताक्षी बोली। तुम्हें मज़ा आ रहा है ना वेदांत, मुझे इस तरीके से टीज करने में? वेदांत बोला। मज़ा? मज़ा शब्द ना बहुत छोटा है जाने मन। मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हें परेशान करने में। जब जब तुम्हें देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है मानो दिग्विजय राणा की आत्मा को छलनी छलनी कर रहा हूँ। सोचो कैसा लगेगा दिग्विजय राणा को जब उसे ये पता चलेगा कि दिग्विजय राणा की सबसे लाडली बेटी उनके सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के साथ थी। सिर्फ रात ही नहीं बल्कि एक रिश्ते में भी कायम थी। और एक लड़का और लड़की इस तरीके के रिश्ते में कायम होना तो तुम समझती हो ना, कोई भी बाप बर्दाश्त कर पाएगा, और वो भी दुश्मन के बेटे को? शताक्षी बोली। तुम ऐसा कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं, और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। वेदांत बोला। नहीं बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है जाने मन। अब मैं जब जब तुम्हें कुछ कहूँ तब तब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। शताक्षी बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी 3 दिन बाद सारा सच मालूम हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये 3 दिन तुम्हारी शक्ल भी ना देखूँ। और रही बात उस प्रोजेक्ट की जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसे तो मैं कैंसिल करूँगी। वेदांत बोला। सोचना भी मत ऐसा करने की। जानती हो ना, उस प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट मैंने किया है, राठौर इंडस्ट्री ने, और अगर तुम उस प्रोजेक्ट को बंद करती हो तो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाने के कगार पर आ जाए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी स्वीट हार्ट की कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगेगा। तो ऐसी कोई हरकत मत करना। अब देखो, रात काफ़ी हो चुकी है, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। डरो मत, आज मैं कुछ नहीं करूँगा। डॉक्टर ने बचा लिया है तुम्हें, इसलिए अब ये दवाई खाओ और सो जाओ। इतना कहकर वेदांत ने दवाई निकालकर शताक्षी को दे दी। शताक्षी ने वेदांत को घूर कर देखा और दवाई खा ली। खैर, इन सब से बहुत ज़्यादा वो थक चुकी थी, मेंटली इतनी वीक हो चुकी थी कि बिस्तर में लेटते ही उसे नींद आ गई। वहीं वेदांत, जो कि शताक्षी के बगल में लेटा हुआ था, वो नींद में सोई शताक्षी को देख रहा था। ना जाने क्यों उसे देखकर उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था। वेदांत सोई हुई शताक्षी को देख रहा था। उसकी आंखों में इस समय नमी थी, लेकिन जुनून भी साफ नजर आ रहा था। वह उसकी तरफ देख कर बोला। वेदांत बोला। कितनी मासूम हो ना तुम। पता है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने से पहले मैंने खुद के वजूद को कितनी बार मारा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकूं। हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हारे साथ कुछ गलत किए जा सकने की। तुम्हें अपनी नफरत दिखा सकूं, दर्द दे सकूं। तुम्हारी मासूमियत में खो चुका था मैं, पर जब जब मैं खोता तो मुझे ये याद आता कि तुम उस दिग्विजय राणा की बेटी हो। अगर तुम उस दिग्विजय राणा की बेटी ना होती तो तुम वो होती जिससे वेदांत सिंह राठौर बेपनाह मोहब्बत करता। लेकिन अभी तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बेपनाह नफरत। और वेदांत सिंह राठौर नफरत और मोहब्बत एक बार करता है, और जिससे करता है टूट कर करता है। उस इंसान की जगह मेरी ज़िंदगी में फिर कभी कोई नहीं ले सकता। इसलिए अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता नफरत का रिश्ता है। अब ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ सकता है और ना ही मैं जा सकता हूँ। और ठीक वैसे ही मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं आ सकती, क्योंकि जिसे आना था वो आ चुका है। अब तुम्हें ज़िंदगी भर मेरी नफरत बर्दाश्त करनी होगी जाने मन। और जान तो तुम मेरी हो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसके करीब वेदांत सिंह राठौर पहली बार आया है। तुम्हारे लिए सब नया था तो मेरे लिए भी नया था। तुम अगर पहली बार किसी के करीब गई तो मैं भी किसी के करीब आया था। और अब ना तुम किसी के लायक हो ना ही मैं। रिश्ता अब चाहे किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना रह जाए, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। ये बात तुम्हें अपने जहन में बहुत अच्छे से डालनी होगी। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी के होठों पर अपने होठ सटाए। काफ़ी देर शताक्षी को यूं चूमने के बाद उसने उसके माथे पर चूमा और फिर उसे प्यार करते हुए अपने आगोश में खींचकर उसे अपने आगोश में भर लिया। वेदांत भले ही ये कह रहा था कि वह शताक्षी से नफरत करता है, लेकिन शताक्षी के दर्द से उसे फ़र्क ज़रूर पड़ रहा था। उसने तय कर लिया था कि शताक्षी की ज़िंदगी में ना वो किसी को आने देगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने का हक देगा। वो समझ नहीं रहा था, लेकिन वो शताक्षी से प्यार करता था, पर यह बात वो कबूल नहीं कर रहा था। उसका प्यार शायद दुश्मनी और नफरत की गहरी परत के नीचे छिपा हुआ था, जिसका ऊपर आना शायद मुमकिन तो नहीं दिखाई दे रहा था। क्या ये दोनों अपनी नफरत भुलाकर एक नए रिश्ते की कहानी लिखेंगे? ये तो अभी सिर्फ समय जानता है। फिर रात बीत चुकी थी, सवेरा हुआ। वहीं शताक्षी की नींद जब खुली तो उसने खुद को वेदांत के आगोश में पाया। वेदांत ने उसे बच्चों की तरह पकड़कर अपने करीब रखा हुआ था। शताक्षी ने धीरे से अपनी आंखों को खोला तो उसके यूं उठने से वेदांत की आंखें खुल गई। शताक्षी का प्यारा सा चेहरा देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। वेदांत बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, आज की सुबह वाकई बहुत अच्छी हुई है।
शताक्षी ने वेदांत की ओर देखते हुए कुछ नहीं कहा। वहीं वेदांत को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो वो झट से खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले ही बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वहीं शताक्षी, जिसने वेदांत की शर्ट और लोअर पहनी हुई थी, वो वेदांत के बाहर आने का वेट कर रही थी। वेदांत ने अपना मुंह धोया और वह सीधे कमरे में आ गया। शताक्षी को फेस नहीं करना चाहता था वो, लेकिन फिर भी वह वेदांत की तरफ देख कर बोली। शताक्षी वेदांत से बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे घर जाना है, मेरे लिए कपड़े मंगवा दो। वेदांत बोला, तुम्हारे लिए कपड़े चेंजिंग रूम में रखे हुए हैं, पहन लेना। तुम्हें घर छोड़ना है या ऑफिस? शताक्षी बोली, घर, मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी। वेदांत को पता नहीं क्या सूझा, वो फिर बोला। वेदांत बोला, हाँ बनता है तुम्हारा ना आना, कल दिन में और परसों रात में मैंने कुछ ज़्यादा ही थका दिया था ना। सॉरी बेबी, पर तुम जानती हो ना कि तुमको देखकर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए मैं दिन में कंट्रोल नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, तुम आज प्रॉपर रेस्ट करो, हम कुछ दिनों बाद ट्राई करेंगे अपनी इस डेट को। मुझे उस दिन बिल्कुल फिट चाहिए तुम। तभी शताक्षी बोली, लिसन वेदांत, बहुत हो रहा है ये। वेदांत बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जाने मन, बहुत तो तब होगा जब मैं तुम्हें एक हफ्ता कमरे से बाहर ना निकलने दूँ और न खुद निकलूँ। सोचो कैसा होगा वो, हम दिन रात सुबह शाम एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे को बेपनाह प्यार करें। याद करो वो पल। शताक्षी बोली, स्टॉप इट वेदांत, मुझे ऐसी कोई बकवास बातें याद नहीं करनी है। इतना कहकर शताक्षी ने गुस्से से वेदांत को दूसरी तरफ धक्का देते हुए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं वेदांत भी मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम से अपने कपड़े लेकर कमरे से बाहर चला गया। शताक्षी फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई और सीधे चेंजिंग रूम में गई तो वहां जाकर वो तैयार हुई और सीधे घर जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आ गई। उसने देखा वेदांत वहां बैठा उसी का इंतजार कर रहा है। शताक्षी वेदांत के पास आई और बोली, शताक्षी बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। वेदांत बोला, वेट, कैसे जाओगी? गाड़ी से? गाड़ी तो तुम्हारे घर पहुँच चुकी है ऑलरेडी, मैं छोड़ देता हूँ, और वैसे भी इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, आखिर तुम मेरी। इतना कहकर वेदांत चुप हो गया, पर वह फिर बोला। वेदांत फिर बोला, तुम जानती हो कि तुम मेरी क्या लगती हो। इतना कहकर वो सीधे बाहर निकल गया। शताक्षी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, वह भी वेदांत के पीछे पीछे चलकर गाड़ी की तरफ आई, गाड़ी में बैठी और वेदांत के साथ घर के लिए निकल पड़ी। वेदांत और उसके बीच में गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। वेदांत समझ रहा था कि शताक्षी इस समय बात करने के मूड में नहीं है। खैर, वो शताक्षी को और ज़्यादा चिढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शताक्षी को बिना कुछ कहे ही चुपचाप उसके घर पर छोड़ दिया। शताक्षी अपने घर पहुंची तो अपने कमरे में जाकर बेइंतहा रोने लगी। इन 2 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो दिमागी तौर पर उसके जहन में इस कदर बस गया था कि उसकी आंखों से उस बात को याद करते ही रोना निकल रहा था। शताक्षी ज़ोर ज़ोर से अपने कमरे में रो रही थी। काफ़ी देर और काफ़ी घंटों तक रोने के बाद जब उसका सारा गुस्सा आंसुओं के रूप में निकल गया तो वो रोते रोते ही यूं ही सो गई। वहीं वेदांत जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर वाले उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो घर पर आया तो रूहिका ने उसे रोक दिया। रूहिका बोली, वेदांत कहाँ थे तुम? सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तभी वेदांत बोला, माँ मैंने बताया तो था फार्म हाउस में था, और चिंता करने की क्या बात थी। तभी रूहिका बोली, बाहर मौसम कितना बिगड़ा हुआ है, चिंता क्यों नहीं करती? अच्छा ठीक है, तू जाकर फ्रेश हो जा और आज तू कंपनी नहीं जाएगा, ठीक है ना? खाना खा लेना, उसके बाद तू आराम करेगा। तभी वेदांत बोला, मैं भी यही बोलने वाला था, मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। आज आप प्लीज़ खाना मेरे कमरे में भिजवा दो, कल रात भर उठा हुआ हूँ, नींद नहीं आई हुई है। वेदांत ने अपनी माँ से पहली बार झूठ बोला था। तभी रूहिका वेदांत से बोली, क्यों, कल रात ऐसा क्या कर रहा था तू जो सोया नहीं? तभी वेदांत बोला, कुछ नहीं, लैपटॉप पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रहा था। इतना कहकर वेदांत अपने कमरे में चला गया। वो कमरे में पहुंचने वाला ही था कि तभी उसे सामने से आद्रिजा आती हुई दिखाई दी। जैसे ही आद्रिजा ने अपने सामने वेदांत को देखा तो वो झट से वेदांत के गले लग गई और जोर से बोली। आद्रिजा बोली, भाई आप आ गए, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तभी वेदांत बोला, मैंने भी अपनी छुटकी को बहुत मिस किया। शादी कैसी रही? मैंने सुना है किसी की सगाई हो गई है। ओहो, अब तो बड़े मज़े ही मज़े हैं। तभी आद्रिजा बोली, आप ना चिढ़ाओ मत मुझे, ठीक है ना, और वैसे भी चिढ़ाएंगे तो बड़े भैया को। वेदांत बोला, कैसे और क्यों? आद्रिजा बोली, क्योंकि भाई ने अपने लिए लड़की पसंद की है। जानते हैं वो इतनी क्यूट सी और इतनी प्यारी है ना, बहुत प्यारी। उनका नाम समृद्धि है और मैं उनसे मिली, डैड भी मिले, मॉम भी मिली, पर आप रह गए। आप और आनंद भाई नहीं मिले हो ना उनसे, पर वो हमारे घर आने वाली है, फिर हम उनसे मिलेंगे। वेदांत ने जैसे ही समृद्धि का नाम सुना तो वो बोला, वेदांत बोला, समृद्धि राणा यही नाम है क्या लड़की का? आद्रिजा बोली, पता नहीं, मुझे उनका सरनेम तो नहीं पता, भाई को पता होगा।
आप भाई से पूछ लेना, पर वो बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत फेमस भी हैं। अरे हाँ, डैड बोल रहे थे कि वो कुछ दिनों में भाई का रिश्ता लेकर जाएंगे उनके घर पर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, भाई की शादी होगी। यस। वैसे अब आप अपने लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द घोड़ी चलो। कितना मज़ा आएगा, मेरे दोनों भाइयों की शादी होगी, उसके बाद अनंत भाई की शादी होगी। वेदांत बोला, तेरी भी शादी होगी? वाह, कितना मज़ा आएगा। फिर हम अपने घर के बोझ को खुराना फैमिली को दे देंगे, कहेंगे कि तुम ही रखो, इससे बहुत परेशान किया है इसने। आद्रिजा ने जैसे ही वेदांत के मुंह से यह सुना तो वह उसे चिढ़ा रहा है, तो वो उसे घूरते हुए वेदांत को देखने लगी और बोली। आद्रिजा बोली, हो गया, कर ली बकवास, शाम को डैड को बताऊंगी, रुको तुम, मुझे मत छेड़ना, जाकर भाई को छेड़ो ना ऐसे। पता है, उनके सामने भाभी का नाम लो ना तो वो शर्मा जा रहे हैं और काफ़ी क्यूट भी लग रहे हैं। वेदांत बोला, शर्म तो आ नहीं रही होगी कि बड़े भैया हैं, कुछ इज्जत कर लें उनकी, बस उन्हें चिढ़ाना है तुम्हें। आदिजा बोली, क्या आप भी जाओ अपने कमरे में जाओ, सुबह सुबह लड़ते रहते हैं मुझसे बस। इतना कहकर आदिजा ने वेदांत को उनके कमरे में भेज दिया और खुद बड़े मज़े से हॉल की तरफ आने लग गई। वेदांत कमरे में पहुंचा तो समृद्धि का नाम सुनकर हैरान था, पर अचानक उसका दिमाग में कुछ तो खनका और वो खुद से बोला। वेदांत बोला, हो ना हो समृद्धि वही है, दिग्विजय राणा की बेटी, पर घर वालों को इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन कैसे नहीं हुई? क्या घर वाले समृद्धि का पूरा नाम जानते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। बस मुझे कैसे भी करके ये 2 दिन निकालने हैं। घर वालों को इन 2 दिनों में पता नहीं चलना चाहिए कि समृद्धि का पूरा नाम क्या है, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो शताक्षी को भी पता चल जाएगा और मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मिस शताक्षी राणा, तुम तो बुरी तरीके से फंस गई। तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए उन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए थे और वह वापस तुम्हारी बर्बादी के पेपर बन गए। और अब अगर तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारी बहन ने इन सब में खुद को इन्वॉल्व कर लिया है तो कहीं मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना हो जाए। मुझे तो कुछ तो करना होगा। खैर, वेदांत को सोचते सोचते अपने बाकी के कामों में लग गया। देखते ही देखते ये दिन बीत चुका था। अगला दिन काफ़ी खास होने वाला था राठौर फैमिली के लिए, क्योंकि उनके अगले दिन उत्तराधिकारी को घोषित किया जाना था। सभी सियासतों को संदेश भेजे जा चुके थे। दिग्विजय राणा भी इंडिया के लिए रवाना होने वाला था और रात तक वो इंडिया पहुंच जाता। वहां से वो सीधे राणा मैंशन जाता, जहां उसकी बेटी शताक्षी उसका इंतजार कर रही थी। शताक्षी को सिर्फ उसके पिता का इंतजार इसलिए नहीं था कि वो अपने पिता से मिलना चाहती थी, बल्कि उसे इंतजार इस बात का भी था कि वो चाहती थी जो कुछ भी वेदांत ने उसे बताया है वो सब झूठ हो। पर उसने तय कर लिया था कि वो एक नियत समय पर ही अपने पिता से सारा सच जानने के लिए ही बात करेगी। उसके पिता जिस काम के लिए इंडिया आ रहे हैं, पहले वो काम हो जाए, उसके बाद ही वो उस बारे में बात करेगी जिस बारे में वो जानना चाहती है। शाम को दिग्विजय राणा इंडिया पहुंच गया था और वहां से वो सीधे राणा मैंशन गया। राणा मैंशन पहुंचा तो उसने देखा शताक्षी उसका इंतजार कर रही है। शताक्षी ने अपने पापा को देखा तो शताक्षी अपने पिता के गले लग गई और बोली। शताक्षी बोली, पापा आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी डीजे बोला, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत मिस किया है। शताक्षी बोली, अब आप आ गए हैं तो आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैंने खाना बना दिया है, खाना खाते हैं। इतना कहकर शताक्षी ने दिग्विजय राणा को कमरे में भेज दिया। दिग्विजय राणा कुछ दूर जाते ही रुक कर बोला। दिग्विजय राणा फिर बोला, शताक्षी तुम्हारी समृद्धि से बात हुई? शताक्षी बोली, नहीं पापा, आपको पता है ना वो मुझसे बात नहीं करती हैं। तभी दिग्विजय राणा फिर बोला, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, ना तुमसे बात करती है और ना मुझसे। मुझसे तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी भरी बातें कर भी लेती है, लेकिन तुमसे तो ना जाने कौन सी दुश्मनी है इसकी। शताक्षी बोली, छोड़िए ना पापा, मैं जानती हूँ वो दिल की बुरी नहीं है, उन्हें बस मुझसे गुस्सा है। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं ना होती तो शायद माँ और भैया जिंदा होते। दिग्विजय राणा बोला, पर बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुम तो उस समय अपनी माँ की कोख में थी। पता नहीं समृद्धि तुमसे किस बात से खफा है। तभी शताक्षी बोली, कोई बात नहीं पापा, मुझे बुरा नहीं लगता दीदी की बातों का, वो दिल से बहुत अच्छी हैं और मुझे पता है मेरी दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर वो जताती नहीं है अपने प्यार को। इतना कहकर शताक्षी चुप हो गई। तभी दिग्विजय राणा बोला, मैं जानता हूँ उसके इस बिहेवियर के पीछे का राज क्या है, चिंता मत करो, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने उसकी शादी तय कर दी है। इतना सुनते ही शताक्षी के तो होश उड़ गए। शताक्षी ने जब समृद्धि की वफादारी करने की कोशिश की तो दिग्विजय राणा ने उसे रोक दिया। साथ ही में उसे ये भी कह दिया कि उसने उसकी शादी तय कर दी है। दिग्विजय राणा शताक्षी की तरफ देखते हुए एक बार फिर बोला। दिग्विजय राणा बोला, बेटा तुम खुद को कब तक यूं ही तसल्ली देती रहोगी ऐसी बातें करके? मुझे लगता है मुझे समृद्धि से बात करनी पड़ेगी। खैर, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ कल वो काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि समृद्धि की शादी मैं अपने बिजनेस पार्टनर और अपने बहुत खास फ्रेंड आशुतोष के इकलौते बेटे रौनक से कर दूंगा।
तभी शताक्षी बोली, रौनक महेश्वरी। पर डैड आप जानते हैं ना दीदी को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी दिग्विजय राणा बोला, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारी बहन को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बाप हूँ और मेरा कुछ फ़र्ज़ है। तुम जानती नहीं हो महेश्वरी खानदान कितना रॉयल खानदान है। पूरे राजस्थान में एक वही खानदान है जो इस समय राठौर, शेखावत, रजावत, खुराना, रायचंद्र और कुछ चुनिंदा रियासतों को टक्कर दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी ऐसे खानदान में हो जो खानदान इस पूरे राजस्थान के साथ साथ इस पूरे इंडिया में राज करे। अगर तुम्हारा भाई होता तो बात कुछ और होती, पर मेरी सियासत के वारिस तो तुम दोनों ही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समृद्धि की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि इस रियासत को जोड़कर मेरी बेटी किसी रियासत की रानी बन जाए। उसके बाद तुम्हारी शादी आसानी से हो जाएगी। तभी शताक्षी बोली, पर डैड अगर दीदी शादी नहीं करना चाहती तो? तभी दिग्विजय राणा थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, उसे शादी करनी पड़ेगी, मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ। शताक्षी तुम अपनी बहन से बात करो और उसे यहाँ आने के लिए राजी करो, फिर चाहे तुम्हें उसे झूठ बोलकर ही कुछ बहाना बनाकर ही क्यों ना बुलाना पड़े। शताक्षी ने अपने पिता से कुछ कहना चाहा, लेकिन दिग्विजय राणा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शताक्षी यही सोच रही थी कि वो समृद्धि से कैसे बात करे। खैर थोड़ी देर में उसके पिता फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। शताक्षी ने अपने पिता के साथ मिलकर खाना खाया और फिर वो दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। शताक्षी ने अपना फ़ोन उठाया और फिर अपनी बहन को कॉल किया। वहीं समृद्धि जो कि मुंबई में बैठी कुछ काम कर रही थी, अपने फ़ोन पर शताक्षी का कॉल देखकर एक पल के लिए तो उसका मन हुआ कि वो कॉल कट कर दे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से शताक्षी बोली, दी मैं बोल रही हूँ। तभी समृद्धि बोली, हाँ बोलो, क्या काम है? तभी शताक्षी बोली, दी ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं आपको जब काम हो तभी फ़ोन करूं। तभी समृद्धि बोली, काम नहीं है तो फ़ोन कट कर सकती हो। मैंने तुम्हें फ़ोन करने के लिए कहा है, लेकिन इस बात के लिए कि अगर कोई काम हो तब मुझे फ़ोन करना। बेमतलब की फ़ोन कॉल्स मैं रिसीव नहीं करती हूँ। शताक्षी बोली, बात बेमतलब की नहीं है दी, पापा आए हुए हैं। समृद्धि बोली, पापा राजस्थान आए हुए हैं? शताक्षी बोली, हाँ। समृद्धि बोली, वाओ, पहले तो पापा मुझे खुद से दूर रखते थे और अब तो मुझे अपने बारे में बताते ही नहीं हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन शताक्षी राणा, तुमने आखिरकार मेरे पापा को मुझसे दूर कर ही दिया। शताक्षी बोली, दी ऐसी कोई बात नहीं है, पापा ने आपको फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन आपका फ़ोन। इतना कहते ही समृद्धि ने उसकी बात बीच में काट दी और बोली, समृद्धि बोली, बस बस शताक्षी, ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बोलो क्या काम है। शताक्षी बोली, दी डैड चाहते हैं कि आप राजस्थान आ जाएं, कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। समृद्धि बोली, और वो ज़रूरी बात क्या है? तो ये बताओ तभी आऊँगी, वरना भूल जाओ कि मैं आऊँगी। शताक्षी बोली, डैड आपकी शादी की बात करना चाहते हैं। समृद्धि बोली, ओह, तभी मैं समझूं कि तुम्हारा कॉल क्यों आया था। अब डैड को अपने बिजनेस के लिए कोई परफेक्ट प्यादा मिल नहीं रहा होगा, इसलिए अपनी बेटी को बलि का बकरा बना रहे हैं। शताक्षी बोली, नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है, पापा आपका भला चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये बात की। समृद्धि बोली, मेरा भला मैं देख सकती हूँ, किसी को भी उसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात शादी की, तो मेरी शादी उससे होगी जिससे मैं चाहती हूँ, ना कि उससे जिससे कोई दूसरा चाहेगा। शताक्षी बोली, दी डैड आपकी शादी महेश्वरी खानदान के वारिस रौनक महेश्वरी के साथ करना चाहते हैं। आप जानती हैं ना रौनक को, बचपन में आप दोनों साथ खेला करते थे। समृद्धि बोली, बचपन गया तो खेल खिलौने भी चले गए, और किसने कह दिया कि मैं रौनक महेश्वरी से शादी करने के लिए राजी हूँगी। शताक्षी बोली, दिया पापा को गुस्सा दिला रही हैं ये बोलकर, पापा ने उन्हें जुबान दी है। समृद्धि बोली, वो मेरी गलती नहीं है, मुझसे पूछकर नहीं कहा था तुम्हारे पापा ने। अगर इतना ही शौक है जुबान देने का तो पहले बेटी से पूछ लेना चाहिए था कि वो शादी करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। इतना कहकर समृद्धि ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। उसके फ़ोन कट होते ही शताक्षी से दोबारा फ़ोन करने लगी। शताक्षी ने समृद्धि को दोबारा कॉल किया। समृद्धि ने गुस्से में दोबारा कॉल रिसीव किया तो समृद्धि के कुछ बोलने से पहले ही शताक्षी बोली, दी आपको पापा के रेपुटेशन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तभी समृद्धि बोली, इसका अंदाज़ा और उनकी सो कॉल्ड इज्जत बचाने का ठेका तुम लो, मुझसे नहीं होगा। रही बात शादी की, अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो तुम बैठ जाओ रौनक के दुल्हन बनकर मंडप पर, लेकिन मुझे माफ़ करो। शताक्षी बोली, दी आप जानते हैं ना पापा को, अगर आप नहीं आएंगी तो आपको वो ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ लाएंगे। समृद्धि बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे ज़बरदस्ती काबू में किया जा सके, और ना ही मेरी उम्र 15 साल की है जिसे ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बिना हॉस्टल भेज दिया गया था। जब देखो उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और उसे अपनी बातें मनवा ली। मैं वो समृद्धि नहीं हूँ, मैं अपने फैसले लेना जानती हूँ। शताक्षी बोली, दी पापा ने मुझसे कहा था कि मैं आपको यहाँ आने के लिए कन्विंस करूँ, मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपकी इच्छा है, आपको आना है तो ठीक, नहीं आएंगी तो पापा के पास और भी तरीके हैं। समृद्धि बोली,
अपने पापा का बखान करना बंद कर शताक्षी, तब तक जब तक तुम्हें उनकी सच्चाई ना पता हो। शताक्षी बोली, मुझे पापा की सच्चाई पता है दी, आप पापा को गलत समझना बंद करिए, वो पापा है हमारे। समृद्धि बोली, वो सिर्फ तुम्हारे पापा है, मेरे नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम्हें उनकी असलियत पता चलेगी ना, तुम्हें उनके हिस्से के वजूद से नफरत होगी, इस बात से नफरत होगी कि तुम उनका हिस्सा हो। इतना कहकर समृद्धि ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं शताक्षी दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहती रह गई। शताक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को कैसे समझाए, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि समृद्धि ने उसे लास्ट में क्या कहा। उसने अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंका और फिर वो सोचने लगी कि वह दिग्विजय राणा को कैसे कन्विंस करे कि समृद्धि ये शादी ही नहीं करना चाहती है। खैर, आज की रात तो ऐसे ही जाने वाली थी। वहीं दिग्विजय राणा अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से महेश्वरी खानदान का मुखिया बात करते हुए दिग्विजय राणा से बोला। अतुल महेश्वरी बोला, दिग्विजय, मेरा बेटा रौनक इस शादी के लिए तैयार है, क्या तुमने अपनी बेटी से बात कर ली? दिग्विजय राणा बोला, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो कि मैं अपनी ज़ुबान से कभी पीछे नहीं हटता। आशुतोष बोला, हाँ, लेकिन हमें एक बार बच्चों से बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बगावत पर उतर आए और तुम्हारा और हमारा पूरा खेल बिगाड़ दे। तभी दिग्विजय राणा बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, अगर वो बगावत पर उतरी तो मेरे पास दूसरा हुक्म का इक्का है। आशुतोष बोला, हुक्म का इक्का मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दिग्विजय राणा बोला, शताक्षी राणा, मेरा हुक्म का इक्का जिसे इतने सालों से मैं पाल पोष कर बड़ा कर रहा हूँ। आशुतोष बोला, शताक्षी तुम्हारी दूसरी बेटी, क्या वो इस शादी के लिए राजी होगी? दिग्विजय राणा बोला, उसे राजी होना होगा, तुम जानते नहीं हो मैं दिग्विजय राणा हूँ, अपनी बात मनवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी आशुतोष बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कल सियासती मीटिंग है जहाँ तुम्हारा होना ज़रूरी होगा, और एक और बात याद रखना, तुम वहाँ होंगे तो तुम पर ज़रूर इल्ज़ाम भी लगेंगे। दिग्विजय राणा बोला, सबूत साथ लेकर आया हूँ कि मैं उस हत्याकांड में शामिल नहीं था। आशुतोष बोला, मैं जानता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन हम दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे? तभी दिग्विजय राणा बोला, दूसरों को नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ शिवांग सिंह राठौर को कन्विंस करना है। मैंने सुना है वो उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला है और वो व्योम सिंह राठौर का नाम बताने वाला है। तभी आशुतोष महेश्वरी बोला, हाँ, कल वो अपने बड़े बेटे का नाम अनाउंस करेगा। दिग्विजय राणा मुस्कुराते हुए बोला, सोचो अगर कल व्योम सिंह राठौर सियासती मीटिंग में पहुंचा ही नहीं तो? किस बात की घोषणा और किस बात का उत्तराधिकारी? आशुतोष बोला, तो क्या तुम कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहे हो? आशुतोष ने जब दिग्विजय से ये कहा कि क्या उसने कोई प्लान बनाया है, तो दिग्विजय राणा मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है आशुतोष, मैं बिना कुछ सोचे समझे इंडिया आ गया? इंडिया आने के पीछे मेरा खास मकसद है, और उस मकसद में सबसे बड़ा मकसद है राठौर खानदान की बर्बादी। व्योम सिंह राठौर अगर एक बार उत्तराधिकारी बन गया और हुकुमशाह की गद्दी पर बैठ गया तो इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें भुगतने को मिलेगा। भूलो मत, हुकुमशाह की गद्दी पाने की लालसा तुम्हें भी थी, और तुमने उस महायज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा भरपूर साथ दिया था। तभी आशुतोष बोला, मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते, इस बारे में किसी को नहीं पता कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए तुम ये बात बंद करो, अपने मुंह से ये निकालना बंद करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तभी दिग्विजय राणा बोला, क्यों बंद करो, समय समय पर तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखानी पड़ती है। और रही बात व्योम सिंह राठौर के उत्तराधिकारी बनने की, तो वो उत्तराधिकारी तब बनेगा जब वो जिंदा रहेगा, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा वो, क्योंकि मैं उसे देखने ही नहीं दूंगा, और उसके बाद अविनाश का हिसाब किताब भी तो करना है मैंने। तभी आशुतोष बोला, पर वो तो तुम्हारा साला है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? दिग्विजय राणा बोला, उसे लगता है कि मुझे पता नहीं कि मेरी बीवी और बच्चे की मौत कैसे हुई। वो मेरे साथ खेल खेल रहा है, तो मैंने सोचा मैं उसे थोड़ा और खेल खेलने का मौका दे देता हूँ। तभी आशुतोष बोला, इसका मतलब वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था? तभी दिग्विजय राणा बोला, हाँ, मेरे परिवार का खात्मा करना चाहता था मेरा ही साला। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी बीवी उसकी सगी बहन नहीं थी, उसकी सौतेली बहन थी। ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि उन दोनों का जन्म एक साथ हुआ था, और जन्म के समय उसकी माँ गुजर गई। अविनाश की माँ ने दिल पर पत्थर रखकर मेरी बीवी को पाल पोस कर बड़ा किया। वो शायद उसकी मासूमियत में खो चुकी थी, लेकिन जब ये सच अविनाश के सामने आया तो उसके पिता के धोखे से वो रूबरू हुआ, और उसे अपनी बहन से नफरत होने लगी। वो बहन जिसे उसने बचपन से लेकर जवानी तक अपने कलेजे से लगा कर रखा था। वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता था अपनी बहन से, लेकिन उस एक सच ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अविनाश खून का प्यासा हो गया था, और उसके बाद राजगद्दी का। उसने मेरा साथ तो दिया, लेकिन दिखावे के लिए। वो आज भी राठौर खानदान का चमचा बना हुआ है। तभी आशुतोष बोला, वो चमचा इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं। तुम जानते हो ना, राठौर खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए यहाँ की कई सियासतों के कई राजकुमार नाम मरे जा रहे हैं,
और मैंने सुना है कि उस खानदान की लड़की रुद्र सिंह राठौर की बेटी आद्रिजा सिंह राठौर की सगाई हो चुकी है। अभी दिग्विजय राणा बोला, क्या, किससे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी आशुतोष बोला, खुराना खानदान के वारिस और जायज वारिस के साथ, रुद्राक्ष सिंह खुराना। दिग्विजय राणा बोला, क्या रुद्राक्ष खुराना वापस अपनी सियासत में लौट आया है? तभी आशुतोष बोला, हाँ, लौट आया है वो, और वो तो कभी गया ही नहीं था। राजा उसे बहुत पहले ही घोषित कर दिया गया था और अब उसकी शादी होने वाली है। और तुम जानते हो, एक राजा का गुरूर तभी कायम रहता है जब उसके पास उसकी रानी हो, और अब रुद्राक्ष सिंह खुराना के पास उसकी रानी आने वाली है। और रानी कोई ऐसे वैसे खानदान की नहीं है, राजस्थान के सबसे बड़ी रियासत की राजकुमारी है आद्रिजा सिंह राठौर। दिग्विजय सिंह राणा बोला, इसका मतलब उस शिवांग के 3 बच्चे थे और अब शादी के लिए उन तीनों लड़कों का क्या स्टेटस है शादी सगाई का? तभी आशुतोष बोला, ये तो पता नहीं, क्योंकि तीनों लड़कों की सगाई या शादी की बात कहीं चल रही है। लेकिन अगर शिवांग सिंह राठौर ने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने बेटे के लिए रानी ढूंढ ली है। राजस्थान को जल्द ही हुकुम सा और हुक्मरानी सा मिलने वाले हैं। तभी दिग्विजय राणा बोला, मना लेने दो खुशियाँ, कब तक मनाएंगे? कल तो उत्तराधिकारी की घोषणा हो जाएगी और व्योम सिंह राठौर का मरना तय है। और अगर वो बच गया तो 3 दिन बाद सबसे पहले समृद्धि की शादी रौनक के साथ होगी। एक बार हमारी सियासत आपस में जुड़ गई तो हम भी राठौर खानदान के टक्कर के हो जाएंगे। तभी आशुतोष बोला, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। और रही बात तुम्हारी दूसरी बेटी की शादी की, तो उसकी शादी भी आसानी से हो जाएगी। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी रियासत का राजकुमार है। दिग्विजय राणा बोला, क्या नाम है उसका? आशुतोष बोला, तुम बहुत अच्छे से जानते हो उसको। दिग्विजय राणा बोला, मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हो तुम? तभी आशुतोष बोला, अंकुश सिंह शेखावत का बेटा अद्विक सिंह शेखावत। दिग्विजय राणा बोला, अद्विक सिंह शेखावत। ये नाम बोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका दिमाग अंकुश के साथ उसकी लास्ट कॉल पर जो हुई थी उस पर अटक गया। क्या दिग्विजय राणा अद्विक सिंह शेखावत से हाथ मिलाएगा? राठौर परिवार को पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए क्या वो अपनी दूसरी बेटी को भी इस सियासती दांवपेच की बलि चढ़ा देगा? दिग्विजय की बात सुनकर आशुतोष मुस्कुराने लगा। उसने 2-3 बार हेलो हेलो कहा तो दिग्विजय बोला, हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तभी आशुतोष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अद्विक सिंह शेखावत जो लंदन से अपनी माँ के साथ लौट चुका है अपनी सियासत के लिए। सुना है बहुत खतरनाक है, अपने बाप से भी ज़्यादा खतरनाक। किसी पर रहम नहीं है उसे। और तुम तो जानते हो ना, अंकुश शेखावत की बीवी ऐश्वर्या शेखावत नफरत करती है राठौर खानदान से, और तुम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। तभी दिग्विजय राणा बोला, अरे वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। शेखावत खानदान भी तो रॉयल खानदान में से एक है, ऐसा खानदान जिसमें खुद राठौर खानदान का खून मिला हुआ है। सही है, कल मिलते हैं। कल मीटिंग में देखा जाएगा कि आगे क्या प्लान करना है। फिलहाल तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। समृद्धि की शादी तो परसों ही होगी, फिर चाहे वो माने या फिर ना माने। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कट हो जाने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। दिग्विजय राणा अपने सामने अपनी बीवी और अपने बेटे की तस्वीर को देखते हुए, जिसमें उसकी बीवी की प्रेगनेंसी वाली तस्वीर थी, जिसमें एक तरफ समृद्धि अपनी माँ के गले लगे हुए थी तो दूसरी तरफ उसका बेटा। ये देख दिग्विजय राणा खुद से बोला, जानकी, तुम्हारे कातिलों को सज़ा देने का वक्त आ चुका है। अविनाश को लगता है कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, पर वो भूल गया, मैं दिग्विजय राणा हूँ जो जानकी से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन उसने तुम्हें चोट पहुँचाई, हमारे अजन्मे बच्चों को चोट पहुँचाई, मेरा बेटा मार डाला उसने। मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दूंगा, उसके पूरे ख़ानदान के वजूद को मिटा कर रख दूंगा। हमारा अजन्मा एक बच्चा पैदा होते ही मर गया। मैंने अपने हाथों से अपनी पहली अजन्मी बेटी को दफनाया था। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास हुक्म का इक्का है और वो है समृद्धि राणा। पूरी दुनिया उसे मेरी बेटी के नाम से जानती है, लेकिन किसी को नहीं पता वो तो मेरी बेटी है ही नहीं। अविनाश ने तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में जो तुम्हें खाने में जहर मिलाकर दिया था, उससे हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा था, और दूसरा बच्चा बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था। वो था मेरा बेटा जो मौत के मुंह से लड़कर आया था, और हमारी जुड़वा बेटी पैदा होने से पहले मर गई। पर यह बात ना कोई नहीं जानता कि मैंने बच्चे बदल दिए थे। उस दिन हॉस्पिटल में एक और बच्ची का जन्म हुआ था और मैंने उसके साथ अपनी बच्ची को बदल दिया। तुम पर दिमागी रूप से कोई असर ना हो इसलिए तुम्हारे बगल में एक बच्ची लाकर रख दी और अपने पूरे परिवार को पूरा किया, एक बेटा और बेटी के साथ। उसके बाद तुम एक बार फिर माँ बनी। तब मैंने सोचा कि अगर इस बार मेरी बेटी हुई तो मैं उसे दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। वो सारी खुशियाँ, वो सारे सपने जो मैंने अपनी पहली बेटी के लिए सजा कर रखे थे, वो सब उसका अधिकार होगा और वो सब पर अधिकार रखेगी। वो उस अविनाश ने दूसरी बार भी मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और उस हादसे में
मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाया, न अपने बेटे को और न ही अपनी जानकी को। दुनिया की नज़रों में दिग्विजय राणा की 2 बेटियां हैं, लेकिन असलियत में हमारी सिर्फ एक बेटी है। उसका नाम है शताक्षी राणा, जिससे मैं बेपनाह प्यार करता हूँ। जानती हो उसे खुद से दूर क्यों नहीं रखा मैंने, ताकि मेरे दुश्मनों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। इसलिए मैंने उसे बिजनेस में तब उतारा जब उसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा हुक्म का इक्का थी। बिजनेस में हो या फिर किसी भी मामले में क्यों ना हो, उसका दिमाग बहुत तेज है और शातिर है। मेरी बेटी मुझ पर गई है। शताक्षी की खुशी मेरे लिए सब कुछ है और समृद्धि की शादी होते ही मैं समृद्धि का इस्तेमाल करूंगा। आज तक मैंने उसे अपने काबू में करके रखा हुआ था, उसे खुद से दूर हॉस्टल में पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया ताकि वो समय आने पर वो कर सके जो मैंने उससे करवाना है। और आज भी उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने उसे हॉस्टल में भेजा था। हाँ, थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी, लेकिन ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है, नहीं तो सर पर चढ़कर नाचने लग जाती। मैंने उसे मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो जानती तक नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पियादा है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है, उसका असली खानदान कौन सा है। तुम चिंता मत करो, एक एक से बदला लूंगा। तुम चाहती थी ना कि हमारा बेटा हुकुम शाह की गद्दी पर बैठे, तो हमारी बेटी बैठेगी उस गद्दी पर। हमारा बेटा और बेटी अब वही है, हमारी शताक्षी, जिसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसे समृद्धि से दूर इसलिए रखा है, और समृद्धि के मन में मैंने शताक्षी के लिए इतनी गलतफहमियां इसलिए पैदा की हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करें, बहनों की तरह रहें। अगर ऐसा होता तो मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब होऊंगा। मेरे दोनों मकसद, मुझे मेरे दोनों मरे हुए बच्चों की कसम है, मैं अपना बदला लिए बिना इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। कल का सूर्यास्त व्योम सिंह राठौर नहीं देख पाएगा। इतना कहकर दिग्विजय राणा अपने कमरे में आराम से चैन की नींद सो चुका था। इतना बड़ा सच जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ना दुनिया वाले ना ही समृद्धि और शताक्षी। क्या होगा जब शताक्षी और समृद्धि के सामने आएगा ये सच, और समृद्धि दिग्विजय राणा की किस असलियत के बारे में बात कर रही है शताक्षी से। क्या वो सब कुछ जानती है या फिर बात कुछ और है। जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।